हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने करना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है इसके अंदर, जैसे अभी तो क्या है कि ये जो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ HTML है, ठीक है। हमने अगर जावास्क्रिप्ट से कुछ कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यही करते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज हम करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने जावास्क्रिप्ट से करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। डाटा नेम और सेटिंग फाइंड करना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जो भी लिखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है तो उस जो भी उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, कोड को यानी कि, ठीक है। तो अब इसके अंदर, अब जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ये जो पेज है ना, जो व्हाइट स्क्रीन है, ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। कंसोल अलग होता है, कंसोल यहाँ दिखता है वो आपका। अगर कंसोल में आउटपुट देखनी है तो आप इंस्पेक्ट में जाओगे, यहाँ यहाँ दिखता है कंसोल का आउटपुट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है। अब मुझे विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अगर यहाँ कुछ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। मुझे मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट है, तो आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसके अंदर आप सिंगल कोटेशन भी दे सकते हो, डबल कोटेशन भी दे सकते हो, यानी कि सिंगल कोमा या डबल कोमा के अंदर, वो मर्जी है आपकी। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आप देखोगे यहाँ आ गया मेरे पास, ठीक है। ये तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बेसिक, सबसे बेसिक यही है इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो अभी आपने पूछा कंसोल का, अगर ये मुझे कंसोल में प्रिंट कराना हो तो क्या करूंगा उसके लिए? अभी मुझे इसको दिखाना है कंसोल में। कंसोल और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है? बहुत डिफरेंस होता है। जो आपकी आउटपुट है ना, जो वेबसाइट पे जो दिखती है वो डॉक्यूमेंट में दिखती है। कंसोल में आपको जो इसके एरर्स आएंगे जावास्क्रिप्ट के वो दिखेंगे। एरर्स देखने के लिए तो कंसोल ही यूज करना पड़ेगा आपको। एरर जावास्क्रिप्ट के यहाँ नहीं दिखेंगे, इस पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट के कब नहीं दिखते, कंसोल में एरर दिखते हैं। हाँ, ये जो है आउटपुट आप कंसोल में देख सकते हो, लेकिन कौन सी आउटपुट आएगी अगर आपने इसको कुछ CSS वगैरह देनी है, कुछ देना है, इसका कलर चेंज करना है, तब तो यही देखना है, यही दिखेगी उसमें। सिर्फ आपका क्या आएगा, देखो अभी अगर मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये लिखना है, और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये यहाँ है इस फॉर्म में, क्लियर है। यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर कोई CSS देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, वो नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये नॉर्मल यही टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। तो कुछ टेक्स्ट में लिखने से पहले हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ, ये लिखना पड़ेगा। और सर कंसोल में, जैसे कंसोल में राइट करवाना तो कंसोल देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कंसोल का और क्या फायदा है, मान लो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, 4 + 5 9 दे दिया उसने, कुछ भी कर सकते हो। एक ये तरीका हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब एक और आता है आपके पास, अलर्ट। अलर्ट क्या करेगा कि इसके अंदर अगर आप कुछ मैसेज देते हो, देखो वहां अलर्ट आ गया, तो इसको ओके करेंगे। इसको अगर जैसे ही मैं सेव करूंगा अब हेलो आ जाएगा अलर्ट के अंदर।
अलर्ट है तो सर ये कीवर्ड है कोई? ये प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका। ये जो राइट राइट के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई ना राउंड वाली, मीन्स ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड है। अब मैंने लिखा था अलर्ट, अलर्ट का अगर मैं ए कैपिटल कर दूं और फिर सेव करूं तो क्या अलर्ट आया? नहीं आएगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट का अगर मैं डी कैपिटल कर दूं तो नहीं आएगा। मीन्स सर ये केस सेंसिटिव है हाँ, केस सेंसिटिव है। जैसा डिफाइन है वैसे ही आपको लिखना है, आप इसको छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्मॉल में लिखा था। अब इस चीज में नोटिस करने वाली क्या बात है कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग भी लिखा हुआ है, अलर्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले क्या है? अलर्ट आया है। देख रहे हो, सबसे पहले अलर्ट आया है। अलर्ट को जैसे ही आप ओके करोगे तब आउटपुट दिखेगी आपको, फिर डॉक्यूमेंट आएगा फिर डॉक्यूमेंट आएगा। और सर उसके बाद फिर कंसोल आएगा। अब इसको करते हैं बंद। देखो इसके अंदर कमेंट करना सिंगल लाइन तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक है इसका, लाइक किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम सिंटैक्स तो पता लगेगा, सिंटैक्स यही है, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट क्लोज किया, उसके अंदर अब सिंटैक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। लाइक एरे डिफाइन करना है तो क्या सिंटैक्स है, कोई लूप लगानी है तो क्या सिंटैक्स है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या है कि होती है, वो तो आप तब लगाओगे ना जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी वाली। करली ब्रेसेस सर। हाँ यही तो है, कर ली तो है ये। अब आए ठीक है, ये वाली करली ब्रेसेस ये यहाँ यूज होंगी। अब सबसे पहले चलते हैं कि वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स की वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसको मैं करता हूँ वेरिएबल्स इन, आज ये पढ़ेंगे कंप्लीट वेरिएबल्स कैसे पढ़ते हैं। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर आता है वेर कीवर्ड, कीवर्ड बोलते हैं इसको, प्री डिफाइंड है, ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद आपने जो भी नेम लेना है, जैसे आप मैथ्स में या किसी लैंग्वेज में मैथ्स में लिखते थे ना, लेट एक्स इक्वल टू 10, लेट वाई इक्वल टू, हाँ सी में भी लिखते हो। ठीक है, तो एक्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अभी इनका इसके ये अभी सिर्फ वेर है, वेर के अलावा और भी हम कुछ दो चीजें हो रहा है, वही बताऊंगा अभी। मैंने लिखा इक्वल टू 10, मीन्स वेरिएबल एक्स की वैल्यू आपने 10 दे दी। अब वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स आपका स्पेस होता है, मीन्स आपने एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, मेमोरी स्पेस होता है कि आपने वेरिएबल एक्स के अंदर ये उसकी मेमोरी में ये डाल दिया आपने। समझ गए? अब अगर इसको प्रिंट कराना हो तो आप क्या करोगे, वापस से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर, अब ये वेरिएबल है तो डायरेक्टली इतना लिखना है एक्स, तो आप देखोगे 10 प्रिंट हो गया वहां पर। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और वेरिएबल है मेरे पास y इक्वल टू 12, और मैं चाहता हूं कि जो मेरा z है उसके अंदर क्या चला जाए, x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां मैंने x प्रिंट कराया हुआ है पहले। ठीक है, तो यहां कर देंगे आप z, तो आउटपुट आ जाएगी 22। फिर कैड में क्या लिखा होगा आपने? x प्लस वाई। फिर इसको थोड़ा जूम कर। सर हमने वेरिएबल्स दिए हुए हैं सर एक्स वाई जेड, सर उसके बाद हमने ये बोला है कि इसको प्रिंट कराओ, फिर डायरेक्ट नहीं बोल सकते इसको? डायरेक्ट कैसे बोलोगे? सर कि हमने वेरिएबल लिया है इसके लिए भी, हम वेरिएबल ना दे उसकी। हाँ तो वहां पर जहां z लिखा है वहां पर x प्लस वाई लिख दो, ये क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई लिख दो बस, आउटपुट तब भी सेम आएगी।
यानी कि अगर मैं इसको यहाँ देने की बजाय यहाँ पर अगर करूँ x प्लस वाई, अब आएगा आंसर, आ गया ना। बात तो एक ही है, आपने क्या किया, पहले जेड में स्टोर कराया, जेड से इधर दिया, अब आपने डायरेक्ट दिखा दिया, बात सेम ही है। इस केस में क्या है कि एक वेरिएबल आपका इंक्रीज होगा बस। अब ये जो मैंने लिखा है इस लाइन का मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, देखो दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होता है डेक्लेरेशन, ठीक है, एक ही हो गया, और असाइनमेंट, वैल्यू असाइनमेंट। मैं अगर सिर्फ इतना लिखता हूं वेरिएबल एक्स, तो इसका मीनिंग है कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को। उस वेरिएबल के अंदर अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं तो मीन्स आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यू असाइन भी कर दी उसको। दोनों का मीनिंग मालूम चल गया ना। मीन्स मैंने 10 असाइन कर दिया किसको, एक्स को। और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं वेर एक्स की, मीन्स मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया ये वेरिएबल एक्स है, ठीक है। ऐसे ही ये है। अब ये तो मैंने अगर मैं पॉइंट में लूं तो क्या कुछ चेंज आएगा, मैंने पॉइंट में लिया तो वैल्यू में भी चेंज आएगा। हमें जैसे हाँ, जो आप अगर आपने सी की है तो उसमें डिफाइन करना पड़ता है कि इंट है फ्लोट है, वहां डिफाइन करना पड़ता है ना। यहाँ डिफाइन नहीं करना कुछ भी हमें, आपने वेरिएबल लिया उसके अंदर जो मर्जी वैल्यू डालोगे ऑटोमेटिक ये रिजल्ट देगा आपको। वेरिएबल लेना जरूरी है, साथ में वेरिएबल ना लिखे तो हो जाएगा। देखो इसको अगर मैं जेड का हटा दूं, ये आ रहा है, इसको मैं हटा दूं तब भी आ रहा है, इसको मैं हटा दूं तब भी आएगा, ठीक है। लेकिन वेर के अलावा दो और होते हैं हमारे पास, एक तो लेट, एक होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट उसका बताऊंगा, डिफरेंस होता है तीनों का। अब इसके अंदर समझो, यहां पर वापस मैं वेर लगा देता हूँ। वेर हम इसलिए कीवर्ड है, हालांकि इसका वेर लगाने का कोई चेंज पड़ता नहीं है इसके ऊपर, बट लेट और कॉन्स्ट का पड़ता है, ठीक है। उसको बताऊंगा कैसे चेंज पड़ता है। अब यहाँ पर जो ये लिखा है मैंने, यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर दूं 11, तो आप देखोगे 11 प्लस 12 23 आ गया। मीन्स आपने न्यू वैल्यू असाइन कर दी उसको, ठीक है, न्यू वैल्यू असाइन कर दी तो रिजल्ट चेंज हो गया जेड का, 11 कर दिया ना एक्स को। और सर वहां पे वैल्यू एज इट इज वेरिएबल x इज इक्वल टू 10.50। ये वाली ना, यस सर। देखो इस लाइन का मतलब था कि आपने वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर किया और वैल्यू असाइन की। इसका मतलब है कि आपने एक्स को न्यू वैल्यू रीअसाइन कर दी। तो अब उसकी मेमोरी में जो 10.50 था, अब उस वो हटके 11 आ गया। सर हम जैसे कि सी में करते थे, सी में तो ऐसा नहीं होता। यही तो डिफरेंस है ना हर लैंग्वेज का, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मिलेगा। उसमें तो डिफाइन भी करना पड़ता है, साथ में लिखना पड़ता है, इंट है फ्लोट है लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, वो हट गया है। अब ये जो चीज हमने की है इसका मीनिंग ये है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन की, और इसका मतलब आपने रीअसाइन कर दिया वैल्यू को। अब इसके आगे अगर मैं वैर दोबारा से लगा दूं तो मतलब इस लाइन का मतलब बन जाता है कि आपने दोबारा से उसको रीडिक्लेयर किया है, वैर लगा दिया अगर दोबारा, और दोबारा से वैल्यू को असाइन किया है। अब चलते हैं, देखो हमारे पास ना वेर, लेट एंड कॉन्स्ट तीन होते हैं। अब चलते हैं लेट के ऊपर, तो इसको मैं अभी सिंपली एक्स कर देता हूं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 11। वैर लगाऊं चना लगाऊं बात एक है, क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। अब ये हुआ क्या था आपका कि जब ES 6 वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, ओके, ई मेरा शॉर्टकट है तो कैपिटल आ नहीं रहा, चलो स्मॉल ही लिख देता हूँ, ES 6, ठीक है। ES 6 वर्जन जो है जावास्क्रिप्ट का, जब ये आया था तब दो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मेथड आए थे, लेट और कॉन्स्ट।
ठीक है, लेटर कॉन्स्ट। देखो कॉन्स्ट का तो सिंपल सा मीनिंग है कांस्टेंट। आपने इसको कमेंट क्यों किया होगा ES6 को? कमेंट किया ना, वो नहीं तो वहां दिखेगा। हटा दो कमेंट। कमेंट कैसे किया? नहीं सर, ये तो पता है कैसे किया। ये फिर क्यों यहाँ किया दिखेगा। सर, ये पूछना है। कमेंट इसलिए किया है कि, क्यों किया कमेंट? कमेंट हम इसलिए करते हैं, मान लो मैं कुछ टॉपिक कर रहा हूँ जैसे कि, अब जैसे ये कमेंट किया मैंने से आपको बताने के लिए कि कौन सा वर्जन था, ES6, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको कमेंट कर दिया क्योंकि मैं वहां नहीं दिखाना चाहता आउटपुट में इसको। और दूसरा हम कमेंट क्यों करते हैं, दूसरा कमेंट हम इसलिए करते हैं, मान लो बहुत लेंथी कोडिंग है, पहले आपने स्लाइडर के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी, फिर आपने मेन्यू के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी, फिर किसी और चीज के लिए, तो आप ऊपर डिफाइन कर दोगे ना कि स्लाइडर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट, फिर स्लाइडर जावास्क्रिप्ट एंड, ऐसे ही फिर मेन्यू जावास्क्रिप्ट स्टार्ट, मेन्यू स्क्रिप्ट एंड। तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का कोड मेन्यू के लिए है, यहाँ से यहाँ का कोड इसके लिए। मेनली तो हम इसके लिए यूज करते हैं। अब मैं बात कर रहा था ES6 वर्जन की। जब ES6 वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट का, ES6 जावास्क्रिप्ट, और ये आया था आपका यानी कि ये जो लिखा है ना 2016 में आया था, उससे पहले एक ही चलता था आपका। ES6 बोला मैंने तो ECMA स्क्रिप्ट 6, ठीक है। तो इसके अंदर आपका काफी सारे फीचर्स आए थे। अभी अकॉर्डिंग टू टॉपिक जब चले तो इन दो का बताता हूँ, लेट और कॉन्स्ट का, ठीक है। अब इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ इसलिए कि मैं ऐसा ही लेट के साथ करूंगा। देखो यहाँ मैंने लिखा लेट x इक्वल टू 11, तो आप देखोगे 11 प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो वैर के साथ भी होता है, ठीक है। अब अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया, वैल्यू असाइन भी कर दी, क्या मैं इसको दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? x को मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी, 5 कर दी, तो 5 आ रहा है, मीन्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकता हूँ? तो यहीं पर ही रेडी दिखा दिया उसने। तो अब ये जो एरर आया हमें कहाँ देखना है, इंस्पेक्ट में जाना है, तो कंसोल में गए तो यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आपने दोबारा डिक्लेयर किया उसको। सर लेट को कट करके x इक्वल टू 5 करें तो? देखो तो इसका मीनिंग ये है कि आप वैल्यू को दोबारा असाइन कर सकते हो, आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। Yes. तो अब आप सोचो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देगा ही आगे जाके, मीन्स आप उस, मान लो आपने कुछ छोटा सा फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर आप चाहते हो कि आपने किसी नाम का जो वेरिएबल बनाया, आप चाहते हो कि दोबारा ना बने। अगर वैर होगा तो दोबारा बनाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोबारा डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा ना बने तो मैं लेट का यूज करूंगा। और अगर मैं ये चाहता हूं कि, अभी मैंने लिखा है लेट का यूज करके, अगर मैं ये चाहता हूं कि वैल्यू भी चेंज ना हो, एक बार दे दिया तो एक वही फिक्स रहेगा, तो कॉन्स्ट लगाना है। अब ना, अब दोबारा कुछ नहीं कर सकते आप, एक्स के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। देखो मैंने इतना भी लिखा ना, एरर आ गया, हालांकि वैल्यू वही सेम दे रहा हूँ दोबारा, तब भी वो एरर दे दिया उसने। तो कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं सकते और ये तो कर ही नहीं सकते, आइडेंटिफायर एक्स दोबारा कर ही नहीं सकते, वो तो लेट में भी है, इसमें भी है। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ कि वैर के अंदर आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, वैल्यू दोबारा साइन भी कर सकते हो। कांस्टेंट कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट में तो कुछ नहीं कर सकते आप, एक बार डिफाइन और वो कर दिया तो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां पर वैल्यू असाइन ना करूं, सिर्फ डिक्लेयर करूं, तब भी?
एरर आएगा। तो क्या लेट के केस में आएगा? देखा, नहीं आया ना, इसमें आएगा, और कॉन्स्ट में आएगा एरर। ठीक है, तो कॉन्स्ट को हमेशा ऐसे ही डिफाइन करना है, एक ही लाइन के अंदर यानी कि। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया। वेयर में आप दोनों चीजें कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, रीअसाइन भी कर सकते हो वैल्यू। लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, पर वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो। और लेट के केस में ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, ना ही रीअसाइन कर सकते हो वैल्यूज। क्लियर है डिफरेंस? इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, वो जब हम आगे, अभी मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बता देता हूँ, वो डिफरेंस होता क्या। एक होता है ग्लोबल स्पेस, ठीक है, एक होता है ब्लॉक स्पेस। अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ग्लोबल स्पेस का मतलब है कि कोई भी यूज कर सकता है। Just like the constant variables हो गया। ग्लोबल स्पेस का मीनिंग मालूम है ना? मीन्स चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन ब्लॉक स्पेस का मतलब है कि जो स्पेसिफिक ब्लॉक है बना हुआ, सिर्फ उसी के अंदर ही वेरिएबल यूज होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो ये जब हम आगे फंक्शन वगैरह करेंगे तो वहां पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर है? और कराऊं आगे? हाँ जी क्लास, समझ आ रहा है जो भी ऑनलाइन है? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो मैंने जितना भी कोड लिखा है, मैंने लिखा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसको हेड के अंदर लिखूं तो चलेगा? चलो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। एक टॉपिक हो गया हमारा वेरिएबल्स का। सेकंड में नेम दे देता हूँ इंक्लूड स्क्रिप्ट इन HTML। ठीक है, अगर मैं इंक्लूड करूँ जैसे CSS करते थे ना, सर हम ये H1 तो H1 दो बार कैसे? ऊपर में से हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, तब भी H1 लिया था। वो स्क्रिप्ट से बाहर है, वो तो HTML है ना आपका। स्क्रिप्ट यहाँ क्लोज थी, यहाँ से स्टार्ट थी, वो स्क्रिप्ट से बाहर है। इस H1 की बात कर रहे हो तो टैग है ना, ये तो ये HTML टैग है, इसको स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं। क्या मिलता है बाहर स्क्रिप्ट के अंदर? स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, वो बाहर है। स्क्रिप्ट के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे कैसे करना है इसको। अभी के लिए जैसे मैंने, और हमेशा जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, या तो बॉडी की एंडिंग से पहले, या फिर यहाँ पर हेड के अंदर। हेड के अंदर लिखना है तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। स्क्रिप्ट टैग आपने स्टार्ट किया, और स्क्रिप्ट क्लोज किया, सेम जो नीचे था ना वही है। तो बॉडी के अंदर भी और हाँ, साइड। बॉडी के अंदर जब भी हम लगाते हैं तो बॉडी की क्लोजिंग से पहले लगाते हैं। उसका भी रीजन है, बताऊंगा अभी क्या रीजन होता है। इसके बाद एक होता है ये। अब यहाँ पर अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी के लिए सिर्फ इतना प्रिंट करा देता हूँ, इन द हेड, स्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया आपके पास। ठीक है, मैंने हेड में लिखा तो ये आ गया। अब ये हेड के अंदर है, अगर मैं बॉडी की एंडिंग से पहले लिखता हूं, स्क्रिप्ट इन बिफोर बॉडी एंड। ठीक है, अब काम यहां से भी करेगी, काम वहां से भी करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि बेनिफिशियल कौन से है? तो बॉडी में बॉडी वाला बेनिफिशियल वो इसलिए होता है, मान लो अब वो डिपेंड भी करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कौन सी जावास्क्रिप्ट लगाई है। जावास्क्रिप्ट दो तरह की होती है, पेज लोड होने से पहले चाहिए, पेज लोड होने के बाद।
यानी कि जैसे ये पेज बना हुआ है, इस पेज के लोड होने से पहले चाहिए वो जावास्क्रिप्ट, और पेज लोड हो गया उसके बाद चाहिए जावास्क्रिप्ट। कोई एग्जांपल? वो करने के लिए फिर एडवांस कॉन्सेप्ट अभी जब आगे जाएंगे तब समझ आएगा। अभी के लिए जो मोस्टली यूज होती है वो ये वाली यूज होती है यहाँ पर। हम हेड के अंदर क्यों नहीं लगाते, उसका रीजन है क्योंकि अब इतना एडवांस हो गया जावास्क्रिप्ट कि अगर हमें इस पेज के लोड होने से पहले कोई कोड चाहिए था तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखने की बजाय लिखते बॉडी के अंदर ही है, यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि जो आपका ये डिजाइन है HTML का, CSS का, वो पहले लोड होगा, ये बाद में लोड होगा। ये हुआ ना इसका मीनिंग। तो देखो इसका अगर आपने स्क्रिप्ट यहाँ लगाई हुई है तो इसका मीनिंग ये है कि पहले जो डिजाइन होगा ना, पूरा मान लो पूरा एक पेज है वेबसाइट का, पहले वो लोड होगा, देन बाद में स्क्रिप्ट लोड होगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका वेबसाइट का जो लोड होने का टाइम था वो कम हो जाएगा। अदरवाइज आपकी स्क्रिप्ट अगर लेंथी है, बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो लोडिंग टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा वेबसाइट। इसलिए तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं बॉडी की एंडिंग से पहले, ताकि पहले सारा डिजाइन जो आपका वो लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में चलता रहे। तो अब बात आती है कि हेड के अंदर हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए, तो उसका तो रीजन यही है, इसलिए हम यूज नहीं करते। अब अगर ऐसी कोई चीज जो हमें पेज लोड होने से पहले ही चाहिए तो सिर्फ हम वो छोटा सा कोड एक अलग स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं, यानी कि या तो आप यहां से डाल दो, यहाँ पे डाल दो, बाकी जो चाहिए ही बाद में तो उसको हम पहले लोड क्यों करेंगे, उसको बाद में करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने यहाँ एक बटन बनाया था, आप उस बटन की क्लिक पे जो अभी अलर्ट आया था वो अलर्ट लाना चाहते हो आप, या उस बटन की क्लिक पे एक फॉर्म ओपन होता है विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो वो आप कोड यहाँ लिखोगे ना, यहाँ रखोगे ना, ठीक है, क्योंकि वो काम कब कर रहा है, जब पूरा पेज लोड हो जाता है बटन की क्लिक पे वो जावास्क्रिप्ट कॉल हो रही है। तो जाहिर सी बात है मुझे हेड में देने की उसको जरूरत नहीं है, हेड में तो चाहिए नहीं मुझे वो। तो जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है, तो इन दोनों को मैं करता हूँ कमेंट। अब अगर एक्सटर्नल फाइल हो तो एक्सटर्नल फाइल कैसे लगाएंगे, तो कुछ नहीं है, सेम यही है, बस फाइल का आपने नेम दे देना है, जैसे कि यूज यही होगा स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर बस SRC आ जाएगा, सोर्स यानी कि। तो इसके अंदर अगर मान लो मैं कुछ बनाता हूँ index.js, ठीक है, या script.js, जो भी आप नेम देते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे दो फाइलें क्रिएट कर सकते हो, ये हो गई ना, ठीक है। तो ये क्रिएट कैसे होती है, आपने नाम डाला, नाम डालने के बाद इसके ऊपर कंट्रोल करके क्लिक करो तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब देखो मैं चाहूँ तो जो मुझे हेड में मैंने वो कोड रखना है जो मुझे वेबसाइट लोड होने से पहले चाहिए, तो एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लगा दी और एक स्क्रिप्ट मैं यहाँ लगा सकता हूँ, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर body.js, या जो भी नेम देना आपने, script 1 script 2 कुछ भी दे सकते हो। तो इसको राइट राइट क्लिक करके ऐसे कर दो, ये पूछेगा क्रिएट फाइल, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल। तो चलो इसके अंदर अब कुछ भी हम लिखते हैं, अब वहां जब हम लिख रहे थे HTML के अंदर तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते थे, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करते थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ डायरेक्टली लिखना है। मान लो आप देना चाहते हो अलर्ट, तो मैंने यहाँ लिखा हेलो। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, या फिर मैं दोनों। अलर्ट के ऊपर ये नंबरिंग आई थी सर, ये हर सिस्टम की अलग अलग होती है या फिर स्पेसिफाई होती सिस्टम है? अभी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ क्या होता है, एक इंडेक्स में अलर्ट है एक उसमें अलर्ट है, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ। देखो अभी इससे समझ आएगा, एग्जाम्पल जो कह रहे थे ना, इंडेक्स हेलो, और ये है
इन बिफोर बॉडी एंड स्क्रिप्ट जो लगी है उससे आ रहा है। अब देखो इसको मैंने ओके किया, फिर ये आया, देख रहे हो? जब इसको आप रिफ्रेश करो, सर ये ऊपर वाली नंबरिंग पूछ रही हूँ मैं, ये वाली ना, ये ये आपकी वेबसाइट का नेम होता है। अभी लोकल होस्ट पे ये चल रहा है ना, तो ये कह रहा है कि ये वेबसाइट का नेम है ये। तो अगर ऑनलाइन होगा, कहीं पर अलर्ट लगा होगा, तो उस वेबसाइट का नेम आएगा। ये इंडेक्स वाली जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, ये बॉडी वाली से। ओके, इसके बाद हम चलते हैं तो कितना टाइम रह गया क्लास का? 6 मिनट्स। चलो ये वाली फाइल मैंने बंद कर दी, इसको हटा देते हैं और यहाँ से अलर्ट हटा देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वापस, और इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारा कुछ यहीं से समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब विजिबल नहीं है, थोड़ा आगे आ जाओ। 6 सेकंड कहाँ पर? टाइम। हाँ 6 मिनट्स है। चलो छोटा सा और कर लेते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, ऑपरेटर समझते हो ना? तो अब ये जो ऑपरेटर था ना, ये इक्वल जो लिखा, हम बोलते इक्वल है बट होता क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये वैल्यू असाइन कर रहा है ना एक्स को, तो असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर मैं, चलो इसको वैर कर देते हैं सिंपल, क्योंकि वैल्यू को चेंज करना है अभी हमने। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस माइनस इनटू ये सब होता है। ठीक है, मॉडुलस हो गया। ये बताऊं डिटेल में? नहीं सर, मॉडुलस का बता देता हूँ। ये मॉडुलस का साइन पता है क्या होता है? सर ऐसे और फिर सिंबल। परसेंटेज वाला साइन होता है। चलो एक बार बता देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे अभी वो किया था ना कि y की वैल्यू ली हमने 15, और हमने लिखा था where z इक्वल टू x प्लस वाई। तो यानी कि अब प्लस के अर्थमेटिक ऑपरेशन आप, तो मैं y को यहाँ करा देता हूँ। ओके, y नहीं सॉरी z है। और अब देख रहे हो आया नहीं आउटपुट, क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट चैट। सर ये आपने क्या इशू है, क्यों नहीं आया आउटपुट? ऐसे करते डॉक्यूमेंट डॉट राइट चैट। सिर्फ वाई कैपिटल में। y कैपिटल में है, तो अगर मैं y को स्मॉल कर दूं तो आउटपुट आ गया। तो मीन्स क्या है? केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी समझते हो ना? केस सेंसिटिव है। क्या क्या आते हैं इसके अंदर? एक तो आ गया आपके वेरिएबल नेम्स, और इससे पहले जो इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो, ठीक है, वो भी आपके केस सेंसिटिव है। मीन्स जैसा आपने लिखा है वैसा ही आपको वेरिएबल यूज करना है, और कीवर्ड्स तो फिक्स ही हैं, आप उसको प्री डिफाइंड है, वो तो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं आपके।
तो यहां पर अगर मैं लेता हूं वेर y इक्वल टू 9, तो ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अब अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर अगर मैं कैपिटल Y करता हूं प्लस तो फिर आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और सर इसके अंदर हम स्मॉल लेटर वाला y भी करें तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये रहा ना स्मॉल, तो सर इसी के अंदर ऐड करें z को। हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, स्मॉल y डाल दो तो 35 हो गया। 11 प्लस 15 प्लस 9, 9 11 20, 20 प्लस 15 35। ठीक है, मीन्स कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये अलग अलग होते हैं। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज बताता हूँ कि वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करना है। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि ये दोनों डिफरेंट है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब वापस से इसको मैं करता हूँ। क्या क्या मेथड्स हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एक तो आप ये लिख सकते हो x 1 2 3, तो वैल्यू 11 आ रही है। ठीक है, आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर भी मैंने अंडरस्कोर यूज किया प्रिंट कराने के लिए इसको, तो आ गया। मीन्स आप क्या है हमें अंडरस्कोर 1 2 3 लेने की। वो हम इसलिए लेते हैं, मान लो आपने कुछ ऐसा डिफाइन किया हुआ है। चलो इसका भी बता देता हूँ। मान लो आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहित, कोई भी नेम डाल देते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए ताकि अलग अलग दिखे मुझे फर्स्ट और नेम, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पेस नहीं दे सकते आप। ठीक है, रूल्स में आता है। रूल्स है, नंबर डाल सकते हो बीच में। ठीक है, मेथड्स हैं क्या कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्कोर करूंगा तो यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा, और सर फर्स्ट इसमें अंडरस्कोर नेम। ठीक है सर, ये हमें हाँ कैपिटल से या स्मॉल लेटर से। नहीं, आप वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो ई कैपिटल रखना है आपको, ओके ई तो आएगा ही नहीं इसमें, मेरा शॉर्टकट लगा हुआ है, तो कुछ और कर देते हैं। चलो ए कैपिटल कर दो मैं नेम के अंदर से। ठीक है, तो यहां पर भी फिर आपको जहां प्रिंट करा रहे हो वहां पर भी कैपिटल करना है। ठीक है, कैमल केस भी यूज कर सकते हो। कैमल केस क्या होता है, जैसे कि उसका स्मॉल था ऐसे, इसको हम कैमल केस बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्या मैं स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। नो सर। यस सर, कैसे सर। रूल है ना, लगा सकते हो। तो क्या मैं स्टार्टिंग में नंबर लगा सकता हूँ।